बस 2-4 सेकंड का टाइम और दीजिएगा, फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ही, तब तक आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आंसर भी आप सभी के आगे। द पेवमेंट विड्थ ऑफ अ रोड डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, पेवमेंट की विड्थ किस पर डिपेंड करती है? तो इसका आंसर काफी स्टूडेंट दे रहे हैं डी, काफी स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं डी। लेकिन एक बात बताइए, जहां पर हम लोग यानी कि जो आईआरसी की टेबल्स हैं, जहां से हम लोग क्या करते हैं, पेवमेंट की विड्थ फाइंड आउट करते हैं, क्या वहां पर कभी भी नंबर ऑफ लेन्स के अलावा कुछ और लिखा होता है? बताइए। अगर पेवमेंट विड्थ एरिया थ्रू विच रोड पासेस अगर इस पर डिपेंड करती, तो नंबर ऑफ लेन के साथ में ये लिखा होता कि 2 लेन अगर गांव से पास कर रही है तो विड्थ इतना रखेंगे, 2 लेन्स अगर शहर से पास कर रही है तो इतना रखेंगे, अर्बन एरिया से पास कर रही है तो इतना रखेंगे। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। साथ ही साथ जहां पर नंबर ऑफ लेन्स लिखी होती है, क्या ये लिखा होता है कि अर्बन ट्रैफिक के लिए इतना विड्थ होगा 2 लेन का और रूरल ट्रैफिक के लिए इतना होगा? बताइए। केवल और केवल जो टेबल हमें होती है वहां पर नंबर ऑफ लेन्स लिखी होती हैं कि सिंगल लेन है तो इतना होगा, 2 लेन होगा तो इतना होगा, है ना, नंबर ऑफ लेन के हिसाब से। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डी कर रहे थे, आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर बाकी इन पर डिपेंड, अब देखो, आपको कहीं पर अगर एक 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 रोड बनानी है, तो अगर वो सिंगल लेन बनाओगे तो सिंगल लेन पर चाहे भैया एक एक कार जाए, चाहे वहां से 1000 कार जाए, सिंगल लेन का अगर 3.75 देना है तो देना है। 2 लेन है, अब 2 लेन अगर वो विदाउट रेज्ड कर्व है तो 7 मीटर देना है तो देना है, चाहे ट्रैफिक कैसा भी हो, कितना भी हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा वो सी ही होगा। ठीक है, आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसका सी होना चाहिए। रीजन मैंने आपको बता दिया कि सी क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर अ सिंगल लेन एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस। तो इस सवाल में क्या है भैया, मिनिमम विड्थ ऑफ कैरीज वे बताना है इंडियन रोड कांग्रेस के। अब इसके साथ में ना आपको ट्रैफिक मेंशन है, ना आपको एरिया मेंशन है, आपको तो केवल नंबर ऑफ लेन मालूम है कि सिंगल लेन के लिए एज पर आईआरसी बताओ। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी आज तक बताओ मुझे, अगर लेन के अलावा टाइप ऑफ ट्रैफिक या एरिया मेंशन हो, क्या लिखा है? सिंगल लेन एज पर आईआरसी, यानी कि एज पर आईआरसी जो लेन विड्थ डिपेंड करेगी वो नंबर ऑफ लेन पर डिपेंड करेगी, इसके अलावा कहीं डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं उस लॉजिक से लेके चल रहा हूं, बाकी एग्जामिनर ने क्या आंसर दिया हो वो जाने। हमारे हिसाब से तो अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को करता तो मैं सी पर टिक करता। ठीक है, मतलब पुराने वाले क्वेश्चन को। तो मैं इस पर किसको टिक करूंगा? बी को टिक करूंगा, बी को टिक करूंगा। ठीक है, तो सिंगल लेन के लिए 3.75 सिंगल लेन के लिए। ठीक है, अब ये टेबल देख लो, इस टेबल में क्या है? द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर अ सिंगल लेन एज पर द आईआरसी इज 3.75 मीटर। अब देखो, इधर क्लासिफिकेशन है, इधर विड्थ ऑफ कैरीज वे। सिंगल लेन के लिए इतना फॉर ऑल रोड्स, 2 लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व 7 मीटर, 2 लेन्स विद रेज्ड कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरीज वे 5.5 मीटर, मल्टी लेन पेवमेंट 3.5 मीटर पर लेन। तो यहां से भी क्लियर है नंबर ऑफ लेन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, what is the ruling design speed in plain terrain for state highway? भैया क्या हो गया आज सबको?
मिनिमम नहीं पूछा है, रूलिंग पूछा है, रूलिंग डिजाइन स्पीड, स्टेट हाईवे हो चाहे आपका नेशनल हाईवे हो, रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या होती है? 100 kmph होती है। रूलिंग स्पीड क्या होती है? रूलिंग डिजाइन स्पीड 100 kmph होती है। जो मिनिमम होती है वो 80 होती है। मिनिमम नहीं पूछी है आपसे, बीटो एंड दिलीप, ठीक है। 100 kmph इज द आंसर, नॉट 80। 80 इज मिनिमम, 80 इज मिनिमम, रूलिंग डिजाइन स्पीड इज 100। ये टेबल होती है, पढ़ लेना। ठीक है, और देखो नहीं तो ये देखिए, ये खन्ना एंड जस्तव ये बुक है, इस बुक में ये टेबल दी हुई है। ये खन्ना एंड जस्तव बुक है, उसका है, देख लीजिएगा। रोड क्लासिफिकेशन, नेशनल एंड स्टेट हाईवे, प्लेन टेरेन में जो रूलिंग स्पीड होती है वो 100 होती है, और जो मिनिमम होती है, मिनिमम वो आपकी 80 होती है, राइट। तो हमसे क्या पूछा है सवाल में? रूलिंग, रूलिंग, ठीक है। तो ये खन्ना एंड जस्तव बुक है, जो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है आपके लिए वहां से, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास है। फिर आगे आप देख सकते हैं माउंटेनस के लिए, माउंटेनस में, और फिर उसका स्टीप के लिए, हर तरह के लिए। रोलिंग टेरेन में 80, रोलिंग में 18 होती है, और मिनिमम 65 होती है रोलिंग टेरेन में। एक्सप्रेस वे में 120 एंड 100 होती है, ठीक है। चलिए, तो पढ़ लीजिएगा भैया। प्लेन रोड जनरल यानी कि जो रूलिंग है वो 100 kmph रहेगा, एमडीआर के लिए 80, ओडीआर के लिए 65, विलेज रोड के लिए 50। मिनिमम 80, 65, 50, 40। हिली रोड्स के लिए ऑलमोस्ट वैल्यू 50% हो जाती है, ऑलमोस्ट आधी। 100 का 50, 80 का 40, 80 का 40, 65 का 30, 65 का 30, 50 का 25, 50 का 25, 40 का 20, ठीक है। अंकित पांडे जी, हाँ देखो, कम से कम जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं वो तो कम से कम आपको आने ही चाहिए, है ना। अदर चाहे आपको आए या ना आए, ठीक है, वो तो आपको आने ही चाहिए। हाँ, ये सारे सवाल पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ये सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, तो सबको मालूम है, लॉन्गिट्यूडनल 0.35 से 0.4 होता है ना। तो 30 kmph से कम की स्पीड होती है तो 0.35, इसके बाद वेरी करता है, और 80 kmph या उससे ज्यादा स्पीड होती है तो 0.4, और इसके बीच में फिर आपको वैल्यूज बताई गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑन हाईवेज, द डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना लेते हैं? 0.15 लेते हैं, है ना, डी। राजेश जी भैया, इसका भी आंसर आप सी दे रहे हो बेटा, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, लेटरल है, लेटरल साइड वाला, ठीक है, साइड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of camber that should be provided in case of water-bound macadam pavement surface in an area of heavy rainfall? Heavy rainfall. तो क्या आंसर होगा इसका? प्रेमचंद शर्मा जी, आप समझ गए ना, बस ध्यान रखिए, वैल्यू 0.15 लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ट्रांसवर्स के, ठीक है भाई। तो क्या आंसर होगा इसका? 1 in 30, 1 in 30, ठीक है, सभी का सही है, बट फिर भी सारे पे एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से,
ठीक है। तो कंक्रीट रोड या हाई टाइप बिटुमिनस के लिए कितना होता है आपके पास, हैवी रेनफॉल में 2%, लाइट में 1.7, तो 1.7 से 2%। थिन बिटुमिनस के लिए, थिन बिटुमिनस के लिए 2 से 2.5%। वाटरबॉर्न मैकेडम और ग्रेवल के लिए 2.5 से 3%। ठीक है, तो 2.5 से 3%। तो हैवी रेनफॉल है तो 3%, मतलब 1 in 33, 3%। ठीक है, और फिर अर्थन कच्ची सड़क के लिए 3 से 4%। ठीक है, तो ये वाली रेंज यहां पहुंच जाती है, ये यहां आ जाती है, यहां। ठीक है, तो इसको याद रखना जो है वो आसान है। इस पर जी आप ही के लिए बता रहे हैं, इसको याद रखना आसान है। 4 टाइप की रोड होती है, कॉन्क्रीट रोड, या इसी में हाई टाइप विटुमिनस भी लिख देते हैं आप लोग, हाई टाइप विटुमिनस HTB। इसके लिए 1.7 से 2%। तो लाइट रेनफॉल में कम देंगे, ऑब्वियस सी बात है, हैवी में ज्यादा। उसके बाद विटुमिनस रोड आती है, विटुमिनस में 2 से 2.5 हो जाता है, 0.5% बढ़ता रहता है, बस ऐसे याद रख लो। अगर भूल जाते हो तो इस तरह से याद रख लो, कॉन्क्रीट रोड, विटुमिनस रोड, CBWE। तो आपके पास क्या होता था, CPWD होता था, तो CBWE कर लो, साउंड कर रहा है CBWE। अब बस इतना याद रख लो, इसके लिए 1.7 से 2%, फिर इसके लिए 2 से 2.5%, फिर इसके लिए 2.5 से 3%, और फिर इसके लिए 3 से 4%। तो यहां तक 0.5 का वेरिएशन है, लास्ट में 3 से 4% हो गया। हाँ मुरलीधर जी, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, जिनको नहीं याद है वैल्यूज उनको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो आप इस तरीके से कर लोगे तो याद हो जाएगा, इस तरीके से कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। अभी सवाल करोगे इन्हीं से याद हो जाएगा। अब इस यहीं पर अप्लाई कर दो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर द थिन विटुमिनस सरफेस, थिन विटुमिनस। तो अभी क्या बोला, CBWE, CPWD था तो CBWE। तो इसमें कितना था, 1.7 से 2, बी में कितना था, 2 से 2.5%, 2 से 2.5%। अब आपको ये नहीं बताया टाइप ऑफ रेनफॉल, लेकिन क्या हिल रोड है, तो हिली रोड पे आप क्या कर सकते हो कि भाई पहाड़ों पर जनरली बारिश ज्यादा होती है, तो आप हैवी वाला केस ले सकते हो, यानी कि 2.5% वाला। तो 2.5% मतलब क्या, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.025, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिकमेंडेड शेप ऑफ कैम्बर, व्हाट इज रिकमेंडेड शेप ऑफ कैम्बर। देखिए वैसे तो स्ट्रेट भी होता है, पैराबोलिक भी होता है, बट रिकमेंड क्या किया था आपको, स्ट्रेट एट एजेस एंड पैराबोलिक इन मिडल, पैराबोलिक इन मिडल। इससे फायदा क्या होता है, इस बात को सोचिएगा। अगर हम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम लोग ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो स्ट्रेट कैम्बर होता है वो बेस्ट होता है, स्ट्रेट कैम्बर, यानी कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर वाटर क्या होगा, तुरंत रन करेगा, इसको सीधे ग्रेडियंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं तो ग्राउंड पर जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको मूव करने में दिक्कत होती है, तो इसे क्या कर दिया जाता है यहाँ पे, पैराबोलिक बीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उनको कंफर्ट मिल जाएगा, और फिर जो भी वाटर होगा वहां पर स्ट्रेट लाइन पर तुरंत ड्रेनेज में चला जाएगा। तो इसलिए जो सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट में क्या होता है, बहुत कम ढाल देना होता है, तो बहुत कम स्लोप की वजह से उसको आप स्ट्रेट लाइन में ही बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर पैराबोलिक करने की जरूरत नहीं है। तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऑप्शन इज ए। वेरी गुड, सही है, सभी का बिल्कुल बढ़िया है। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड ही हो गया आपका। द कैम्बर वैल्यू फॉर वाटर बाउंड मैकेडम, अभी तो हमने किया था 1.7 से 2, 2 से 2.5, तो 2.5 से 3 कितना था, 2.5 से 3%। ऑप्शंस भी देखने की हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2.5 से 3%, 2.5 से 3%। ठीक है, 2.5 से 3% रेंज है, 2.5 से 3%। ठीक है, गुजरात यूपी दोनों जगह आया हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। 3% हैवी रेनफॉल के लिए, 2.5% लाइट रेनफॉल के लिए। IRC recommended percentage value of camber for different types of road surface can be arranged in descending order। ठीक है, तो कैम्बर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो सवाल पढ़ने में टाइम लगेगा, करने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे कम कैम्बर किस में देते हो आप, सीमेंट वाले में सबसे कम देते हो। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता था, थिन विटोमिनस का। उसके बाद किसका आता था आपके पास, वाटर बाउंड का, और उसके बाद अर्थ का। तो 4 1 2 3, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो जादू डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो बोला है भैया। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे कम वाला सबसे बाद में, सबसे कम वाला सबसे बाद में। हाँ प्रिंस राज जी, सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तभी तो याद होंगे। इसका आंसर बताइए। अब देखिए इसमें कितनों का आंसर, कितना वेरिएशन हो रहा है। आधे कुछ बोल रहे हैं ए, कुछ बोल रहे हैं बी, कुछ बोल रहे हैं सी। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बर इज बेस्ट इन ड्रेनिंग वाटर। कह रहा है वाटर ड्रेनेज के हिसाब से बताओ। आपको बोला वाटर ड्रेनेज के हिसाब से लीनियर जो होता है वो बेस्ट होता है। आंसर इज बी, लीनियर ड्रेनिंग वाटर। हम जो पैराबोलिक देते हैं वो ड्रेनेज की वजह से नहीं देते हैं, ड्रेनेज की वजह से नहीं देते हैं। पैराबोलिक जो दिया जा रहा है वो हाई स्पीड व्हीकल के कंफर्ट की वजह से दिया जा रहा है, कि हाई स्पीड व्हीकल जो हुए वो लेन चेंज कर दें आसानी से लेन चेंज कर सकें, इसलिए पैराबोलिक है। क्योंकि पैराबोलिक कर्व क्या होता है, याद रखिएगा, पैराबोलिक कर्व बीच में फ्लैट होता है, और अगर ये मिडिल में फ्लैट है तो वाटर का ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं होगा, ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं होगा। तो पैराबोलिक कर्व पे ड्रेनेज बढ़िया नहीं होगा, वो तो कंफर्ट की वजह से दिया गया है। ठीक है, तो जो ड्रेनिंग वाटर है उसकी वजह से लीनियर बढ़िया, नहीं तो फिर हमें कंबाइन करने की जरूरत क्या थी। सोचो हम कंबाइन क्यों किया था हमने, फिर तो पूरा पैराबोला ही बना देते, हम तो पूरा ही पैराबोला देते थे। कंबाइन क्यों किया, कंबाइन इसलिए किया क्योंकि जो लीनियर वाला पार्ट है वो ड्रेनेज का ध्यान रख ले, और जो पैराबोला वाला पार्ट है वो कंफर्ट का ध्यान रख ले। तो लीनियर से ड्रेनेज अच्छी हो जाएगी और पैराबोला से क्या हो जाएगा, कंफर्ट मिल जाएगा, तो दोनों काम हो गए। ये वैसा ही सवाल है जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में आपसे अगर बोला जाए ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ,
तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओगे तो भैया v²/2gf ही लोगे ना, या ये bt भी लोगे? bt इज नॉट ब्रेक डिस्टेंस, इट इज लैग डिस्टेंस, दिस इज ब्रेक डिस्टेंस। तो आपसे केवल ड्रेनेज वाला पार्ट पूछा है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? लीनियर होगा। हालांकि पुस्तिका में आपका इसका आंसर सी दे रखा है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बुक में आंसर इसका कंबाइंड दे रखा है, आप इसका आंसर बी कर लेंगे, बिकॉज कंबाइंड में दोनों चीजों को ध्यान में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अकॉर्डिंग टू आईआरसी फॉर अर्थन रोड्स इन हाई रेनफॉल एरिया, तो अभी क्या बोला? 3 से 4। और ठीक है भाई, तो अगेन आपका क्या था? अभी CPWD था, तो CBWE, तो 3 से 4% था कच्चा में अर्थन रोड के लिए, और हाई रेनफॉल है तो आपका सीधा 4% हो जाएगा। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है इसका, केवल ऊपर वाला पार्ट देखो, इसके हिसाब से आंसर बताओ आप। द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, ठीक है यार, ए हो गया ना, 1.7 से 2%, 1.7 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट में कॉज, अगर कैम्बर बहुत ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा? कैम्बर बहुत ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा? तो देखिए, जब कैम्बर बहुत ज्यादा होता है तो जो वाटर होता है वो तेज स्पीड से साइडों में जाता है, और ये रोड के साइड में जो थोड़ी कच्ची जगह होती है उसको बोलते हैं बर्म, उसको क्या बोलते हैं? बर्म। ठीक है, तो इस वाटर के साथ ही यहाँ की जो मिट्टी होती है वो इरोड होने लगती है, तो इरोजन ऑफ वर्म्स होने लगता है। ठीक है, आंसर इज बी, आंसर इज बी। डी क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। डिटेरियोरेशन ऑफ सेंट्रल पोर्शन, एक पहला आप ए ऑप्शन को ही देख लो। आप ये बता दो, अगर कैम्बर हाई होगा, अच्छा बी को छोड़ो, पहले सी को देखो। स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल्स टुवर्ड्स द मिडल, मिडल की तरफ क्यों स्लिप करेंगे व्हीकल? कैम्बर अगर बहुत हाई होगा तो ध्यान देना, मान लो हमने कह दिया कैम्बर बहुत ज्यादा दे दिया, ऐसा दे दिया कैम्बर, तो आप ये बताओ अगर यहां पर कोई व्हीकल है तो ये मिडल की तरफ स्लिप करेगा या एजेस की तरफ स्लिप करेगा? आप इतना देखो। विटो क्या कह रहा है? स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल्स टुवर्ड्स द मिडल। अगर कोई स्पीडी व्हीकल है और आपने कैम्बर बहुत ज्यादा दे दिया, आपने कैम्बर बहुत ज्यादा दे दिया, तो ये इसकी टेंडेंसी साइड में स्लिप करने की होगी या मिडिल में स्लिप करने की होगी? या मिडिल में स्लिप करने की होगी? तो मिडिल की तरफ नहीं, एस की तरफ स्लिप होगा, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो सरासर गलत है। दूसरी बात, यहां पर कहीं भी हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं बोला है। अगर आपका जो व्हीकल है वो स्लिप या स्किड करता भी है तो वो कहां पे करता है? कर्व पर करता है, कर्व पर करता है, और कर्व पर जो करता है तो वो कैम्बर की वजह से नहीं करता है, दैट इज नॉट ड्यू टू कैम्बर, दैट इज ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। बल्कि वहां पर तो कैम्बर आपको क्या करेगा? फायदा पहुंचाएगा। अगर आप कर्व पर हो और आपने कैम्बर ज्यादा दे दिया, सोचो कैम्बर आप दे रहे हो मान लो कितना, 2% का कैम्बर आप कितना दे रहे हो? 2% का, जबकि सुपर एलिवेशन देते हो आप 7% का। तो अगर कैम्बर बढ़ा दोगे तो कैम्बर किसका काम करने लगेगा? सुपर एलिवेशन का। और सुपर एलिवेशन तो क्या करता है? व्हीकल को स्लिप होने से रोकता है, और ये कह रहा है कि देखिए, तो सी आपका गलत हो गया। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, खराब होना, सेंट्रल पोर्शन खराब हो जाएगा। अब बताओ, अब पहले ऑप्शन पर बात करते हैं यार। अगर कैम्बर होगा भी तेज तो उसका इससे क्या मतलब? इसको तो हम लोग क्या कर देते हैं? पैराबोलिक बना देते हैं, खराब होने से बचाने के लिए। अगर व्हीकल की वजह से भी होगा भी, तो अगर कैम्बर तेज होगा भी, पानी की स्पीड ज्यादा भी होगी, तो उससे क्या मतलब? पानी तो वहां पे रुकेगा ही नहीं। तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जब सी ऑप्शन गलत हो गया तो आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया, बचे ए और बी। उसमें से बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, बी ऑप्शन बेटर है।
बी ऑप्शन इज मच बेटर। ठीक है, समस्या कोई यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा क्यों भी तो सवाल तो अच्छा था ही, सवाल का लॉजिक उससे ज्यादा अच्छा था। सर इरिगेशन में लास्ट वाले टॉपिक बहुत दिक्कत हो रही है। अरे कोई भी किताब उठाओ XYZ, कहीं के नोट्स उठाओ, पढ़ डालो यार। ठीक है चलिए पढ़िए सवाल को। ठीक वाह प्रिंस राज कह रहे हैं ठीक वाह, चलो भैया ठीक वाह। इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल अ स्टेट हाईवे ऑफ हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। ठीक है, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस का मतलब होता है बिटुमिनस सरफेस जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और ये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की तरह इसके लिए कैम्बर जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नाउ विद 4 लेन्स, यानी कि टोटल चौड़ाई जो तो है कितनी है 14 मीटर है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड रिलेटिव टू द एजेस फॉर अ कंपोजिट कैम्बर दैट इज मिडल हाफ एज पैराबोलिक एंड रेस्ट एज स्ट्रेट लाइन। तो देखिए भैया यही आपके पास क्या है, इस तरीके से। तो यहां से आपके पास ये आपसे राइज पूछा गया है h, जबकि ये जो है टोटल विड्थ जो है वो कितनी आपके पास 14 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग ये क्राउन की हाइट कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कैलकुलेशन मैं आपको इक्वेशन से ही बताऊंगा पैराबोला की और लीनियर मेथड से भी। तो बेसिकली आप इसको ट्राइंगल मानकर ये कंप्लीट हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, वही आपका आंसर होगा। अब इसको हम बच्चों वाले तरीके से करेंगे यूनिट मेथड से। तो इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल के लिए 2% देते हैं कैम्बर। कितना कैम्बर देते हैं 2%। तो 2% का कैम्बर होता है, 2% का कैम्बर है कि 100 मीटर में कितना 2 मीटर, तो एक में कितना हो जाएगा 2/100, तो 7 में कितना हो जाएगा 7 में कितना होगा 7 में हो जाएगा 7 गुणा 2/100, यह आएगा मीटर में, इसे 100 से गुणा कर दोगे बन जाएगा सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो जो आंसर होगा इसका होगा ए, आंसर कितना हो जाएगा ए। और बाकी ठीक है बिल्कुल 7 मीटर का 2% 7 14 से बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दूसरा तरीका जो प्रिंस आज ने लिख दिया ये और भी बढ़िया हो गया, भैया 2% कैम्बर देते हैं, तो 7 मीटर का 2% निकाल दो, 7 गुणा 2/100। ठीक है, और सेंटीमीटर में करना है तो ये हो गया 14। एक तो हो गया ये। दूसरा तरीका क्या होता है, जो इक्वेशन होती है पैराबोला से वो आती है y बराबर 2x² अपॉन NW, 2x² अपॉन NW। ठीक है, NW। अब यहां पर ये n का मतलब क्या होता है इसको समझना। तो 2% का मतलब होता है 100 में 2, यानी कि 2 in 100। तो 2 in 100 का मतलब होता है 1 in 50, 1 in 50। तो n की वैल्यू यहां पर क्या ली जाएगी 50, तो 2/50। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, और w कितना है आपके पास 14। आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से भी आपके पास 14। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
हाँ राजेश जी, पहले वाला तरीका बढ़िया है, बल्कि सबसे वाला तरीका वो है 2% वाला, कि 7 मीटर का 2% निकाल दो, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। दीपक कुमार जी कैसा हो गया? अच्छा, इंटरव्यू का तो आपने बता ही दिया था। चलिए, चलिए तो यार क्या कर रहे हो, कुछ लोग इसका बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं। कह रहा है 4 लेन हाई रोड डिवाइडेड हाईवे with each carriageway being 7 meter wide is to be constructed in a zone of high rainfall. In this stretch, the highway has a longitudinal slope of 3% and camber is 2%. What is the hydraulic gradient on this is stretch? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो जो आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा उसी के बराबर रखेंगे ना। ठीक है, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन में रोड जा रही है, तो इस रोड का जो स्लोप होगा वही आप क्या कर देंगे, ग्रेडियंट के बराबर रख देंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्योंकि इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के थ्रू क्या होगा, जो साइड ड्रेन्स में जो वाटर होगा, साइड ड्रेन्स में जो वाटर होगा वो भी उसके अलोंग जाता जाएगा 3%। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 3%। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हो क्या? कैम्बर साइडवेज होता है, हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रखना है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, अगर जैसे आप बोल रहे थे कि सर 4% रख दो या डबल कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा कि फिर एक समय के बाद, एक सर्टेन लेंथ के बाद में क्या हो जाएगा, रोड जो है आपकी 3% पे जा रही होगी और ड्रेनेज अगर 4% पे जा रही होगी, तो आगे जाकर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जो ड्रेनेज है और जो रोड है उसके बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा डाउट था उसमें 2.5 क्यों नहीं लिया, किसमें 2.5 क्यों नहीं लिया? अच्छा, पीछे वाले में 2.5 इसलिए लिया क्योंकि हाई टाइप, क्योंकि हाई टाइप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाई टाइप। हाई टाइप विटुमिनस, अगर आप आईआरसी की टेबल देखोगे तो हाई टाइप विटुमिनस एंड कंक्रीट पेवमेंट, इनके लिए जो हम लोग कैम्बर लेते हैं वो 1.7 से 2% लेते हैं, और जो थिन विटुमिनस होता है, थिन विटुमिनस के लिए 2 से 2.5 लेते हैं। तो आपका वहां पर हाई टाइप विटुमिनस था। ठीक है दिलीप, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर किसी को डाउट है, जैसे सुशील कह रहे हैं सर रिजल्टेंट लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ा सा और स्टडी कर लूंगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम सीधे सीधे पढ़ते नहीं है, यहाँ पर एफएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया गया है। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर भी उसको और स्टडी करके आपको कल बता दूंगा। ठीक है, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में कुछ और काम का होगा तो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, उसको एक बार स्टडी कर लूंगा, बट फिलहाल आंसर 3 रहेगा। विच टाइप ऑफ कैम्बर इज प्रेफरेबल फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल? तो फास्ट मूविंग के लिए अगेन क्या आंसर होगा आपके पास? बी। अब देखो ध्यान से, अब कंपोजिट का तोड़ लिया, वहां पर ड्रेनेज के हिसाब से पूछा था, यहां पर फास्ट मूविंग के हिसाब से पूछ लिया पैराबोलिक। अब आप कंपोजिट नहीं बोलोगे, क्योंकि कंपोजिट में से जो पैरा वाला था, पैराबोलिक था, वो फास्ट मूविंग के लिए था, और स्ट्रेट वाला जो था वो ड्रेनेज के लिए था। अब आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, पैराबोलिक।
अब आंसर क्या होगा आपका, पैराबोलिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरलीधर जी कंपोजिट नहीं, कंपोजिट नहीं आंसर देना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है स्टैंडर्ड बुक्स में कि फास्ट मूविंग व्हीकल्स प्रेफर पैराबोलिक। हाँ, जनरली कंपोजिट, ड्रेनेज के लिए स्ट्रेट, फास्ट मूविंग के लिए पैराबोलिक, बिल्कुल सही शशांक। What is the value of resultant retardation in meter per second square when a longitudinal friction coefficient of 0.36 is allowed for stopping the vehicle? तो रिटार्डेशन R इज इक्वल्स टू क्या बताया था आपको, म्यू इंटू जी, या म्यू की जगह आप यहाँ पर क्योंकि F पढ़ते हैं तो F इंटू एफ जी, F इंटू जी की चलो चलो इसे GF ही बना देते हैं। ठीक है, वैसे तुम सिविल वाले हो, GF पता नहीं होगी नहीं होगी, यहाँ पर तो GF बना ही थे। ठीक है, तो भैया R बराबर GF, तो G की वैल्यू 9.81 और F की वैल्यू कितना 0.36। ठीक है, 9.81 की जगह 10 भी ले लोगे तो ठीक है, उससे भी कर लो 3.6 आएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द विड्थ इन मीटर ऑफ टू लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व, यहां पर देखना शायद क्वेश्चन अगर रिपीटेड आए हो तो, द विड्थ इन मीटर ऑफ टू लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व, तो विदाउट रेज्ड कर्व के लिए 7 मीटर था, 7 मीटर था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि रिपीटेड ना हो। द विड्थ इन मीटर ऑफ टू लेन्स विदाउट रेज्ड कर्व, ये तो 7 मीटर हो ही गया। हाँ, विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर अ सिंगल लेन, सिंगल लेन के लिए 3.75, मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ, वो रिपीटेड थे, ये सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोडवे विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे टू लेन इज, ठीक है, तो 12 मीटर, 12 मीटर। देखो रोडवेज डिसाइड करने में क्या होता है, हम लोग 2.5 मीटर शोल्डर और 7 मीटर का पेवमेंट। ठीक है, तो 7 5 12, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, ये रोडवे होता है। ठीक है, रोडवे, इसमें मीडियन इंक्लूडेड नहीं होता है, याद रखिएगा, मीडियन इंक्लूड नहीं करते हैं। मीडियन को छोड़कर ये जो साइड में आपके जो शोल्डर हैं 2.5 मीटर के वो, और पेवमेंट विड्थ ये 7, केवल इनको ऐड किया जाता है तो 12 मीटर आ जाता है। ठीक है, मीडियन इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, भूल भी जाओ तो। बाकी ये रही टेबल, याद कर सको तो कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ रोड, तो नेशनल हाईवे का प्लेन एरिया में 12 मीटर रोडवे होता है, हिली एरिया में 8.8 होता है, शोल्डर विड्थ 2.5 मीटर। स्टेट हाईवे का सेम रहता है, प्लेन एरिया में 12 लेकिन हिली में 6.25, विड्थ ऑफ शोल्डर 2.5। इसी तरीके से फिर आपका अदर के लिए, तो कम से कम आपको नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए होना चाहिए। ठीक है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे के लिए होना चाहिए। अतुल यार यहाँ पे तो हिली के लिए 8.8 दे रखा है, चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, हिली के लिए चेक कर लेना। सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। रोड विड्थ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे 12 मीटर हो गया, लेकिन किताब में आपका इसका आंसर यहाँ पे गलत दे दिया, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ अ रोडवे यूज्ड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिज वे। क्या बोलते हैं? कैरिज वे। ठीक है, कैरिज वे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने कल काफी कर लिए थे एसएसडी के, तो आप इसको कर लेना। डिटरमाइन दी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकंड फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए ट्यूब। मेरे ख्याल से कल हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन फटाफट एफएम के कर लिए जाए। जल्दी से कुछ क्वेश्चन जो है वो एफएम के कर लिए जाए। जल्दी से पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, कीजिए इसको। क्या है सवाल में? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, सही बात है क्या? तो पहला तो आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, गलत है। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, गलत है। और वैसे भी दो ही ऑप्शन है, तो 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A hydraulic press has a ram of 300 mm and a plunger of 45 mm diameter when the force applied at the plunger is 50 Newton। तो आपके पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है, इधर का जो आपको डायामीटर दिया हुआ है वो 300 mm दिया हुआ है, और इधर जो प्लंजर है उसका जो डायामीटर है वो आपको 45 mm दिया हुआ है, और इधर क्या किया हुआ है? 50 न्यूटन का लोड लगाया हुआ है। सवाल पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है। द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस विल बी नियरली। ठीक है, तो इधर क्या होता है एक्चुअल में? यहां पर कुछ वेट W है, तो 50 न्यूटन का लोड लगाकर आप कितना वेट उठा सकते हो? सर प्लस माइनस गेज प्रेशर होता है, माइनस गेज को योगिता जी इन जनरल सेंस जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर होता है तो उसको हम लोग गेज बोलते हैं, और जब निगेटिव होता है तो उसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। उसकी वजह से हमें करना है। ठीक है, तो बिल्कुल पास्कल लॉ लगा देंगे आप, तो हम लोग क्या लिखेंगे? W अपॉन पाई/4 300 का स्क्वायर बराबर 50 अपॉन पाई/4 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो भैया पाई/4 से पाई/4 हो जाएगा समाप्त, और यहां से आप W की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, W की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्लास में बताया हुआ है सीधे सीधे। तो W बराबर क्या रहेगा? 50 अपॉन 45 इंटू 45 इंटू 300 गुणा 300, तो 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 दूनी 30, ये रहेगा ना। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। अरे वाह, ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है 2020 में, ईएससी का क्वेश्चन।
ईएससी का क्वेश्चन है। कितना आ गया न्यूटन में, बताना है आंसर न्यूटन में। 2222 यानी कि 2223 न्यूटन। कितना हो जाएगा आपके पास? 2223 न्यूटन। ठीक है, यही होगा, 2223 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the pressure represented by a column of 10 centimeter of water if specific weight of water is taken as 10 kilonewton per meter cube। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? रो जी एच। इसको आप क्या लिख सकते हो? गामा इंटू एच। तो एच कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10/100। और गामा कितना है? 10, तो कितना हो गया? 1 हो गया आंसर, 1। लेकिन 1 क्या? वन क्या? कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। योगिता बेटा डी कैसे है? इंजीनियर मुरलीधर कौर बेटा आंसर डी कैसे है? और सोनू जी बी कैसे है? आंसर 1 तो है, लेकिन 1 तो सी में भी और 1 तो ए में भी है। कौन सा आंसर? ए होगा आंसर। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो 10 था, दिस 10 वाज सॉरी, ये वाला जो 10 था ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था। तो इस बात का ध्यान रखना है। इतना आसान सा सवाल आपका, ये भी 2020 में आया है, इतना आसान सा सवाल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया ना, 100 से डिवाइड कर लिया ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर विद डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड टू मेजर। हलवा क्वेश्चन ही ज्यादा गलत होता है बेटा। वो हिंदी में एक कहावत है ना, डूबता वही है जो तैरना जानता है, डूबता वही है जो तैरना जानता है, तो यही हो जाता है। थैंक यू शीतल दास जी। बस यार, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें थोड़ा ऑफलाइन कमेंट पे भी लिखा करो, ठीक है, दुनिया को भी पता चले हम कितने अच्छे टीचर हैं। लाइव वाचिंग देखो, है ना। चैनल आगे बढ़ नहीं रहा, स्टैग्नेट हो गया है ना। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के लिए क्या करेंगे? बहुत लो प्रेशर होगा तो इंक्लाइन मैनोमीटर यूज कर लीजिएगा। तो इंक्लाइन मैनोमीटर से क्या हो जाता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रीडिंग लेने में आसानी हो जाती है। अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल का जो आंसर है ना, किताब में भी हाई डेंसिटी दिया हुआ है, और अभी तक मेरे को भी लग रहा था अभी तक कि हाई डेंसिटी आंसर होना चाहिए, बट अचानक से मुझे लगा इसका आंसर हाई डेंसिटी नहीं, लो सरफेस टेंशन होना चाहिए। क्या एग्री करते हो? एक बार बताओ यार, क्या हमेशा हमें हैवी प्रेशर, हाई प्रेशर ही मेजर करना है? क्या हमें हमेशा हैवी प्रेशर ही मेजर करना है? आप सोचो, जब हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, जब हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला होता था H इज टू एक्स इंटू S2 अपॉन S1 माइनस 1, और एक फॉर्मूला ये भी होता था H बराबर एक्स इंटू 1 माइनस S2 अपॉन S1। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते थे? जब हम लोग हैवी फ्लूइड लेते थे, और ये वाला कब लेते थे? जब हम लोग हल्का फ्लूइड लेते थे। तो इसका मतलब हाई डेंसिटी होना कोई जरूरी नहीं है।
हाई डेंसिटी होना कोई जरूरी नहीं है। जहां पर हमें हाई प्रेशर मेजर करना होगा वहां हम चाहेंगे फ्लूइड की डेंसिटी हाई हो, और जहां पर हमें लो प्रेशर मेजर करना होगा वहां पर हम चाहेंगे डेंसिटी लो हो, ताकि हमें रीडिंग ज्यादा मिले, ताकि हमें रीडिंग ज्यादा मिले। लेकिन सरफेस टेंशन क्यों लो होना चाहिए? बिकॉज अगर सरफेस टेंशन हाई होगा तो कैपिलरी राइज क्या होता है, H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो अगर सरफेस टेंशन हाई हो गया तो मेनोमेट्रिक ट्यूब जो होती हैं उनका डायामीटर तो कम ही होता है, तो पता चला कैपिलरी की वजह से, कैपिलरी की वजह से आपको रीडिंग ज्यादा मिलने लगेगी, कैपिलरी की वजह से रीडिंग ज्यादा मिलने लगेगी, इसलिए सरफेस टेंशन लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर जो होना चाहिए वो सी ऑप्शन इज बेटर। हालांकि किताब में इसका आंसर बी ही दिया है, बी ही दिया है, बट बी के प्लेस पे मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा और पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप भी देखिएगा, मैं भी देखता हूं। ठीक है, तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए लो सरफेस टेंशन, ताकि कैपिलरी वाली जो संभावना है वो खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि हाई डेंसिटी लो डेंसिटी हम लोग दोनों तरह के फ्लूइड जो है वो मैनोमीटर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो डिफरेंशियल मैनोमीटर भी तो हो सकता है, तो वहां पर तो हम लोग यूज करते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पीजोमेट्रिक हम लोग, पीजोमीटर वैसे तो पीजोमेट्रिक हेड के लिए करते हैं। देखो सर बी ही सही करो, एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है। बालक ऐसा है कि ये जो आंसर की होती है ना, ये आंसर की एग्जाम की आंसर की नहीं होती हैं, ये आंसर की कोचिंग की आंसर की, या जिसने ये बुक बनाई होती है उसकी आंसर की होती है। उसकी आंसर की हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया, अभी रोडवे वाला एक क्वेश्चन था, अब रोडवे में बिल्कुल गलत दे रहा, 60 मीटर दे रखा है, हमें पता है 12 मीटर, तो उसने 60 मीटर दिया है, तो हम उसका कॉपी पेस्ट थोड़ा ना कर सकते हैं। जो गलत है वो गलत है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक एग्जाम एक जगह पर वो आंसर अगर मान लो गुजरात में आया है या मान लो वेस्ट बंगाल में आया, वेस्ट बंगाल ने उसका आंसर गलत दिया है, तो क्या यूपी में भी उसका आंसर गलत ही देंगे? ऐसा नहीं होगा ना, हम तो अपने लॉजिक से चलेंगे। ठीक है, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे ना, जो सही है हम उसको मानेंगे, हम ये को मान के चले कि एग्जामिनर पेपर बैठा पेपर बनाने वाला। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ठीक है, तो पीजोमीटर किस लिए यूज करते हैं आप लोग? हाँ ऑब्वियस सी बात है, आंसर की एग्जाम की थोड़ी ना। अभी देखो यूपीपीएससी का जब रिजल्ट आया था, जब यूपीपीएससी का रिजल्ट आया था तो मेडिसिन और आईएएस मास्टर ने आंसर की दी, और उसमें कितनी गलतियां थी आपको भी मालूम है। ठीक है, उसमें कितनी गलतियां थी, तो उनको हम थोड़ा सही मान लेंगे। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर हेड, टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब इसमें यार कंफ्यूजन है। देखो टोटल हेड नहीं होता, वेलोसिटी हेड नहीं होता, पीजोमीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या आंसर करें, ए या डी? जल्दी बताओ, ए या डी? अब यहां पर लैंग्वेज को समझिएगा। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एंड पीजोमीटर मेजर्स, दोनों डिफरेंट चीजें। तो पीजोमीटर क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है पीजोमेट्रिक हेड। ये क्या मेजर करता है, पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है, लेकिन उसमें आप जेड को 0 कर दो तो ये प्रेशर हेड बताएगा। तो मेजर तो ये प्रेशर हेड करता है, लेकिन हम इसे यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मेजर करने के लिए, लेकिन हम इसे यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मेजर करने के लिए। जो सिंपल मैनोमीटर होता है, जो हम लोग पाइप में लगाते हैं, सिंपल मैनोमीटर, ये सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, एक पीजोमीटर ही तो होता है। जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो पीजोमीटर ही होता है, और ये क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, प्रेशर, P बराबर रो जी एच। तो हमें यहां से मिलता है प्रेशर हेड, हमें मिलता है क्या है यहां से, प्रेशर हेड, और इस H की वैल्यू को यहां पर रखकर हम मेजर क्या कर लेते हैं, प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, तो पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इट इज जस्ट लाइक
एक जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन, तो आप वेइंग मशीन किस लिए यूज होती है? तो वेइंग मशीन यूज होती है वेट मेजर करने के लिए। लेकिन याद रखना, वेइंग मशीन वेट मेजर नहीं करती है, वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और जब आप ग्राउंड पर खड़े होते हो, जब आप ग्राउंड पर खड़े होते हो तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। लेकिन सेम वेइंग मशीन को अगर आप लिफ्ट के अंदर यूज करो तो ये नीचे आते समय आपका वेट 0 दिखा देगी और ऊपर जाते समय आपका वेट डबल दिखा देगी। तो वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन बट इट इज यूज्ड टू मेजर वेट। बिल्कुल उसी तरह से पीजोमीटर मेजर्स पीजोमेट्रिक हेड बट इट इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। सवाल समझ में आ गया क्या है भैया? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है ना। तो ये पी क्या है? व्हाट इज पी? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अभिषेक जी आप सवाल को समझो, आप सवाल को समझो। ये क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो पिटॉट ट्यूब में भी आता है। पिटॉट ट्यूब में भी इस तरह का एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ये करवाया हुआ है फ्लो में, शायद आगे जाकर आ जाएगा, वहां भी बताएंगे आपको। यहां पर सवाल ये नहीं कि पीजोमीटर क्या मेजर करता है, सवाल है पीजोमीटर इज यूज टू मेजर, पीजोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक बात बताओ, जब हम लोग सिंपल मैनोमीटर अभी पढ़ते हैं यार, या डिफरेंशियल मैनोमीटर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? वाई मैनोमीटर इज यूज्ड? मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। And what is piezometer? या what is simple manometer? Simple manometer is nothing but a piezometer. ठीक है, होम प्लान फॉर यू, तो दोनों करेक्ट होगा। हाँ ठीक है, दोनों करेक्ट होगा, लेकिन एग्जाम में दोनों लगा के आओगे या छोड़ कर आओगे? या छोड़ कर आओगे? ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पीजोमीटर। और नहीं तो मैं सही बताऊं तो पीजोमीटर बेटा, फिर तो ये कह लो ए गलत कह लो। ए क्यों गलत कह लो? क्योंकि पीजोमीटर जो है वो पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है। पीजोमीटर क्या करता है? खाली प्रेशर हेड मेजर नहीं करता, पीजोमेट्रिक है, पीजोमीटर यूज करता है आपका पीजोमेट्रिक हेड। और पीजोमेट्रिक होता हेड होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और इसी लिए इसका नाम है पीजोमीटर। तो लो, अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि पीजोमीटर क्या यूज करता है? पीजोमेट्रिक हेड यूज करता है, जबकि यहां पर तो प्रेशर हेड है, तो उस हिसाब से भी चलो ये गलत हो गया। ऐसे एलिमिनेट करो, ए गलत बी गलत, आंसर क्या होगा? डी होगा। अब तो खुश, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। पीजोमीटर का नाम पीजोमीटर क्यों है? क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है, और पीजोमेट्रिक हेड में डेटम हेड भी आता है, जबकि यहाँ पर खाली प्रेशर हेड है। तो ऐसे भी कह दो कि ए गलत है, तब भी आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। हालांकि किताब में इसका आंसर ए दिया हुआ है जो कि गलत है, इसका आंसर जो होगा राइट वो डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अभी तो क्लियर है, अब तो कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ही नहीं बची इसमें, अब तो कोई इफ एंड बट नहीं बचा, अब तो कोई इफ एंड बट नहीं बचा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल करेंगे आगे। ओफो, सोचा था आज थोड़ा कम बोलूंगा, आज ज्यादा बोलना पड़ गया। चलिए खैर ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू और गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं। कल सॉइल के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे। थैंक यू रमेश गोरई जी, थैंक यू। चलिए।